नमस्कार। न्यूज़ क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की खास चर्चा में हमारे साथ हैं कंचन सिंह चौहान जी, जिनकी हालिया प्रकाशित पुस्तक तुम्हारी लंगी राजपाल एंड सन से प्रकाशित हुई है। साहित्य में बचपन से ही रुचि रखने वाली कंचन जी की ये पुस्तक पहली पुस्तक है और आज इस खास चर्चा में हम उनसे जानेंगे उनके जीवन के बारे में, अलग अलग स्टेज पे क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल्स किए, सोसाइटी का क्या बिहेवियर रहा है और इस किताब के बारे में उन्होंने किस खास चीज को उकेरा है इस किताब में। तो कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कंचन जी, पहले तो आपके शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, लाइक एजुकेशन आपकी और फिर साहित्य की तरफ रुझान कैसे हुआ, ये सारी चीजें एक बार बताएं। एजुकेशन के पहले ही साहित्य की तरफ शायद रुझान था, जो कि मुझे पता ही नहीं था। मैं कुछ कुछ गुनगुनाती सी रहती थी, जो कि मुझे ये नहीं मालूम था कि ये कविता होती है। परिवार में एक माहौल था हमारे कि परिवार में एक ऐसा माहौल बना हुआ था हमारे कि हमारे घर में लोगों को कविता में रुचि थी। मेरे नाना जी थे, वो अक्सर कविताएं लिख करके भेजते थे। मेरी माँ कविताओं में रुचि रखती थी, अक्सर उनको टंग टीक पे बहुत सारी कविताएं याद थी। मेरे पिताजी को भी इंटरेस्ट था, वो भी कोई भी कविता पढ़ते थे किताबों में, पत्रिकाओं में, तो उसे लिख करके ले आते थे माँ के लिए, क्योंकि माँ ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी। ये मातृपक्ष से ज़्यादा आया है। पितृपक्ष में तो ये है कि कहा जाता है कि एक रत्न होता है और दूसरा जौहरी। तो मातृपक्ष के लोग रत्न थे और पितृपक्ष के लोग जौहरी थे। तो पिताजी जौहरी थे, उन्हें इन सब चीज़ों की वैल्यू मालूम थी, तो उसे वो हमेशा प्रमोट करते थे। तो इस तरह से वो तो एजुकेशन से पहले ही आया। मैं कुछ कुछ इन लोगों को देख करके, जैसा कि था, तो कुछ कुछ गुनगुनाती रहती थी। एक दिन मुझे घर में पूछा गया कि मैंने देखा कि कुछ सभी लोग मुझे घेर करके बैठे हुए हैं और मुझे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। इसी कमरे की बात है कि मुझे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मैंने जब आँख उठाई तो देखा कि क्यों मुझे ऐसे देखा जा रहा है। तो मेरी माँ ने पूछा कि ये क्या कर रही थी। तो मैंने कहा कि ये गा रहे थे। कि क्या गा रही थी, किसने बताया, किसने लिखा, किसने तुम्हें सुनाया था। ये नहीं, हमने ही खुद ही बनाया था, खुद ही गुनगुना। तो माँ ने बताया कि ये कविता होती है और ये जब भी किया करो तो इसको नोट कर लिया करो। तो कह रहा, हम तो नोट करने लायक थे ही नहीं। ये 6 साल की उम्र की बात है। तो तब तो वो वही का पहला लिखना सीखा था। तो लेकिन हाँ, ये रहा कि इन चीज़ों को उसी समय से जब प्रमोशन मिला, तो साहित्य में रुचि तो उस तरह से उसी समय से आ गई। फिर इसके बाद 9 साल की उम्र में लिखी और ऐसे करता। एजुकेशन का ऐसा रहा कि चूंकि मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे जो अटैक पड़ा था 13 महीने नहीं, 1 साल कुछ दिन, 24 जुलाई का मेरा जन्म था और 12 अगस्त को मुझे अटैक पड़ा था। तो 24 जुलाई को जब मैं 1 साल की हुई, तो बस उसके बाद 12 अगस्त को मुझे अटैक पड़ा। तो उसके बाद मेरा जो अटैक था वो मेरे बाएं पैर से शुरू हुआ और बस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मुश्किल से 10 दिन के अंदर वो मेरे गर्दन तक चला गया अटैक। और मैं पूरी तरह से बेड पर, बिस्तर पर आ गई। ये गर्दन पूरी ऐसे घूम जाती थी जैसे एक पैदा हुए बच्चे की। तो इसको किसी कोई उठाता था तो ऐसे घूम जाती थी, पूरा बिस्तर पे चलने लगी थी उस समय तक, क्योंकि 1 साल का बच्चा तो चलने भी लगता है। और मेरी माँ कहती है कि शायद इसको ज़िंदगी भर नहीं चलना था, तो ये थोड़ी जल्दी चलने लगी थी। 8-9 महीने में मैं चलने लगी थी। तो फिर इसके बाद बिस्तर पर आ गई। हाँ, तो पढ़ाई का तब बिल्कुल सवाल ही नहीं रहा। हाँ, 3 साल 4 साल तक तो मैं बिस्तर पर ही रही।
इसके बाद यहाँ पर मोती झील में उस समय एक योगाश्रम हुआ करता था। वो अभी भी अब कहीं और हो गया है, उस जगह का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो कहीं और चला गया है। उसे उसे आनंद शर्मा जी, डॉक्टर आनंद शर्मा योग योग चलाते थे वो, योग के स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर आनंद शर्मा, वो चलाते थे उसे। मुझे उसके बाद उसका पता चला घर वालों को। वैसे तो उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, भगवान जाने कितनी कितनी तरह के चिड़िया, कबूतर, जानवर सबके तेल बना बना करके फलाने चीज का तेल बना लगा दो, फलानी चीज का तेल बना दो, तो वो सारी चीजें होती रही। लेकिन इसका मुझे जो फायदा हुआ वो इससे हुआ, ये जो मैं योग केंद्र में गई, वो मोती झील में तब होता था, अब कहीं और है। मैंने बाद में पता किया था, अभी भी वो है लेकिन अब कहीं और है। उससे मुझे थोड़ा फायदा मिलना शुरू किया। तो हुआ, तो उसके बाद मुझे ये हुआ कि अब एडमिशन कराने की कोशिश की कि मुझे पढ़ाया जाए। तो बस उससे मुझे इतना ही फ़ायदा हुआ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एकदम बिस्तर पे आ गई थी और ये मेरी गर्दन इस तरह से हो गई, गर्दन तक हो गया था ये सारी चीज़ें। तो मैं धीरे धीरे फिर से एक बच्चे के साथ क्या होता है कि जिस दिन वो बैठता है उस दिन बड़ी खुशी का दिन होता है। लोग कहते हैं आज आज वो बैठा, जिस दिन वो चलता है उस दिन बड़ी खुशी का दिन होता है। ये चीज़ें मेरे साथ 2 बार हुई कि मैं एक पहली बार बैठी तब खुश हुए होंगे पेरेंट्स, लेकिन शायद दूसरी बार और ज़्यादा खुश हुए कि आज तो ये बैठी थी। ये 1 2 3 4 5 6, आज तो ये अम्मा पढ़ाती थी, तो आज तो अम्मा ये 6 तक की गिनती तक बैठी, इस तरह से हुआ। फिर बस मतलब, लेकिन सुधार मेरा इतना ही हुआ जितना आप अभी देख रहे हैं कि मैं बैठने लगी। जो मैं बिस्तर पे रहती थी मैं बैठने लगी। अभी भी मैं ज़मीन पर घिसल करके चलने लगी। अब मेरे पास व्हील चेयर हो गई है, तब ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो मैं घिसल करके वही चलने लगी। यही मेरे में सुधार हुआ। बाकी गर्दन मेरी सदने लगी, ये इस हाथ में मुझे अभी भी मैं पोलियो की शिकार है मेरा, मुझे पोलियो की शिकार मतलब पोलियो अभी मैं भी अफेक्टेड हूँ। इससे ज़्यादा हाथ मेरा अभी भी नहीं उठता। और सर्दियों में, क्योंकि पोस्ट पोलियो सिंड्रोम 30 साल के बाद, आपको 25 साल के बाद और ज़्यादा परेशान करता है। तो अब मैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम से जूझ रही हूँ। सर्दियों में ये ज़्यादा परेशान करता है। तो जितना मैंने आपको बताया उससे ज़्यादा मेरा हाथ ये वाला अभी भी नहीं उठता। और इसमें कमर के नीचे से बिल्कुल भी ज़्यादा ताकत नहीं है। ये मेरा जो दाहिना, हाँ, ये बायां पैर है, इसको मुझे हाथ से ही उठाना पड़ता है। इसमें मेरे बिल्कुल भी ताकत नहीं है। इसमें मेरे थोड़ा बहुत, ये जो मेरा दाहिना पैर है, इसमें मेरे इतनी ताकत है कि मैं इसको बस इतना सा कर सकती हूँ, बाकी कमर से नहीं। तो मतलब इस तरह से मैं 100% डिसेबिलिटी से 75% डिसेबिलिटी की तरफ आ गई। ये हुआ। और इसके बाद जब इस नेक्स्ट यही होता है कि अब जब कुछ भी नहीं है तो एजुकेशन है। और सबको लगता था कि मेरी बुद्धि ठीक लगती थी सबको। तो ये हुआ कि किसी अच्छे स्कूल में, पेरेंट्स चाहते थे कि किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए। यहीं मोड़ पर आप जानते भी होंगे कि बहुत दिनों से वो स्कूल है यूपी की राना सेवा समिति। ये इस स्कूल में पहले मेरा ये इंग्लिश मीडियम स्कूल था। और ये चाहा गया कि चूँकि ये तो बिल्कुल ही ये मोड़ ख़त्म होती है और स्कूल शुरू होता है, तो सोचा गया कि इस स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया जाए। लेकिन वहाँ गए तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चे नहीं कोऑपरेट करेंगे, बच्चे चिढ़ाएंगे, बच्चे धक्का दे देंगे, ऐसा करके। तो वहाँ एडमिशन नहीं हुआ मेरा। इसके बाद में नहीं हुआ, इंग्लिश मीडियम में मेरा नहीं हुआ, तो सोचा गया हिंदी मीडियम के एक अच्छे स्कूल में कराया जाए।
यहाँ पास में दूसरा स्कूल है यहाँ पर, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उस समय था, STI। अब शायद वहाँ पे वीरेंद्र स्वरूप की शाखा खुल गई है, ऐसा मुझे पता चला है। मैं तो बहुत पुरानी बात करूँ, वहाँ जा कर के बात करी उस समय। वहाँ की उस समय कांग्रेस के एक बहुत अच्छे नेता इस स्कूल को शायद चलाते थे, या अभी भी होंगे तो। लेकिन जो भी प्रिंसिपल थी वहाँ भी यही बात करी गई, क्योंकि ये पास के स्कूल थे तो ट्राई किया गया कि पहले यहीं ट्राई किया जाए, मैं बहुत दूर नहीं जा सकती थी। तो यहाँ भी सेम मुझे समस्या थी कि मुझे यही बताया गया कि मैं नहीं, एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम लोग इतना ध्यान नहीं एक्स्ट्रा दे पाएंगे, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे। तो आखिरकार मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो उसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता था, जो सॉल्यूशन किया गया। माँ जो थी वो माँ मेरी सरकारी टीचर थी प्राइमरी में। उन्होंने अपना जो भी होती है हेड होना, उन्होंने नहीं लिया था, केवल इसलिए क्योंकि मैं इस तरह की थी और उनको दूर जाना पड़ता। तो माँ मुझे स्कूल से जब आती थी तो माँ मुझे पढ़ाती थी, और मतलब एक पूरा स्कूल जैसा तैयार करती थी, उसमें पीरियड्स लगाती थी। जैसे पीरियड लगता है हिंदी का पीरियड, हाँ हिंदी का पीरियड, इंग्लिश का वो इस तरह से वो लगाती, एक एक पीरियड बनाती थी, और फिर मेरी वो करती थी। और वो इस तरह पढ़ाने के बाद जब एक वो हो जाता था, उन्हें लगता था कि अब इस क्लास की इसके पास शिक्षा पूरी हो गई है, तो मुझे एक रिपोर्ट कार्ड देती थी और मुझे सेटिस्फेक्शन होता था कि मैं इस क्लास को पास कर गई। जैसे कहा जाता है कि एक बच्चे की जो प्रारंभिक अध्यापक है वो एक माँ होती है, तो आपके केस में वो पूरी तरीके चरितार्थ हो गई बात। हाँ, मेरी माँ दोनों तरह से, मेरी पहली अध्यापिका मेरी माँ ही थी। वैसे भी माँ ही होती है और वैसे भी माँ ही थी। तो वो इस तरह से ही करती रही, 2-3 तक उन्होंने यही किया। थर्ड तक की जब वो मुझे उन्हें लग रहा था कि थर्ड तक की अब मैंने इसको नॉलेज दे दी है, तब कोई एक स्कूल यहाँ के ब्लॉक में था, नेशनल इन्फेंट्स स्कूल। छोटा सा स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल नहीं था, और बड़ा उसका ऐसा भी नहीं था कि बड़े उसमें बना हो। छप्पर पड़े हुए थे आगे, गाय भैंस पली हुई थी। लेकिन वो स्कूल जो था, मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ कि वहाँ की वो प्रिंसिपल आई और उन्होंने एडमिशन की बात की कि अगर आपके घर में बच्चे हों तो आप एडमिशन कराना चाहें तो बताया गया कि ये इस कंडीशन की बच्ची है और इसका तो एडमिशन कोई ले नहीं रहा है। तो उन्होंने वो राजी हुई। तो ये तो फिर रिक्शे, मैं यहाँ से बैठा दी जाती थी रिक्शे पे। रिक्शा चूँकि तब तक छोटी थी, तो रिक्शे वाले भैया मुझे गोदी में उठा करके और क्लास में बैठा देते थे, और फिर वहाँ से क्लास में यहाँ बैठा देते थे, और फिर यहाँ से तक। तो कम से कम मैं मेन स्ट्रीम में आई और मैं बच्चों के साथ आई, और तब मुझे पता चला। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो बहाने बनाए जाते थे कि बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरे जो उस उम्र के बच्चे थे, क्या उम्र होती है 3-4 के बच्चों को। थर्ड में मेरा एडमिशन हुआ था और 6 महीने के अंदर मुझे 4th में करवाया, क्योंकि मैं अम्मा को तो लगता था कि मैंने 4th तक पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी 3rd में एडमिशन था, क्योंकि मैं सब ज़्यादातर पढ़ा हुआ था। तो 4th में तुरंत ही, ये 1983 की बात है, 83 में मेरा एडमिशन हुआ। फिर तब मुझे 3rd में आधे साल पढ़ा और तुरंत ही मुझे 4th में कर दिया गया। तो मैं मेन स्ट्रीम में आई, बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो लोग मेरे साथ खेलते थे। कभी भी कोई भी मेरे क्लास के बच्चे जब बाहर खेलने के लिए जाते थे लंच में, तो वो अकेले नहीं जाते थे, वो मुझे साथ में लेकर के जाते थे। मेरी कच्ची पुड़िया रखी जाती थी, ये अलग बात है। छुआ छुआइयल, खो खो और जो कुछ भी था, भाग दौड़ वाले खेल, वो सारे खेल में खेल जाते थे। लेकिन हाँ, मुझे कंचन की कच्ची पुड़िया वाला हो जाता था, लेकिन मुझे ये नहीं फील होता था कि मेरी कच्ची पुड़िया है। मैं उस
उन चीज़ों के बाद मैं पक्की हुई, मैं उन लोगों दोस्तों के साथ। तो इस तरह से पढ़ाई शुरू हुई। पहले स्टेप की ऐसे हुई, सेकेंड स्टेप में फिर 8th तक का, फिर 9th में फिर प्रॉब्लम आनी थी। 9th में यहाँ के इंटर कॉलेज है पास में ही, आप जानते ही होंगे, यहाँ मेरा एडमिशन क्यों करवाया गया। तो यहाँ भी सेम समस्याएं शुरू हुई कि यहाँ क्लासेस ऊपर लगती थी, और आप जानते ही हैं कि बड़ा कॉलेज बड़े उसमें बना होता है, बड़े कैंपस में बना होता है। मेरी समस्या ये थी कि मैं बैठ करके चलती थी, तो अब उतनी दूर बैठ करके जाना और क्लास तक जाना बड़ा मुश्किल था। माधवी लता शुक्ला, मैं जानबूझ के अब नाम सारे, पहले आज तक मैंने 40 साल तक मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने सोचा था कि जिस दिन मुझे थोड़ी बहुत भी सफलता मिली, उस दिन मैं इन बड़े लोगों का नाम लूंगी। आज मैं नाम लेने लायक हूँ और मैं नाम ले रही हूँ। माधवी लता शुक्ला वहाँ की प्रिंसिपल थी। माधवी लता शुक्ला के नाम पर अगर आप जानते हो तो कानपुर के लोग जानते हैं कि गीता मेला बहुत दिन तक चला है, और माधवी लता शुक्ला बहुत बड़ी कवयित्री थी और कानपुर की मीरा मानी जाती थी। इतनी संवेदनशील व्यक्ति थी वो। उनसे मेरे पिताजी ने जा करके एक रिक्वेस्ट की। मैं हमारे यहाँ जिस समय की ये बात है, मैंने 88 में पास किया था 8th, और 88 में मेरा एडमिशन हुआ था। मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने मेरी छोटी बहन किरण सिंह, शी वॉज माई फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, एवरीथिंग। बड़ी दीदी की शादी हो गई थी, वो भी मेरे लिए बहुत, मेरा पूरा फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिंग थी। तो मेरे पिताजी और मेरी दीदी, इन दोनों ने जा करके उनसे रिक्वेस्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की कि हम व्हील चेयर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम था, और व्हील चेयर के लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ थी वो भी हम नहीं जानते थे कि कैसे करनी है। तो भाई पिताजी ने कहा कि हम एक लकड़ी की कुर्सी बनवा देंगे और उसमें पहिए लगवा देंगे, तो आप उसको बस अपने कैंपस में रखने की इजाज़त दे दीजिए, ये बच्चे धक्का दे देंगे इसको, तो ये क्लास में चली जाएगी। मैडम माधवी लता शुक्ला नहीं मानी और नहीं मानी, एक बार 2 बार नहीं मानी तो नहीं मानी। तो अब मेरी मजबूरी यही थी कि मैं कैसे भी बैठ करके ही मुझे चलना था, तो मैं बैठ करके ही चलती थी। मेरे इस जगह पर और दूसरे पैर में भी इसी जगह पर हमेशा खून बहता रहता था, क्योंकि मुझे उतना बड़ा कैंपस बैठ करके ही जाना होता था, क्लास मुझे बैठ करके ही करनी होती थी। तो अब जब आप लगातार घिसल करके ही चलेंगे, हाथ भी उसी तरह के हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि बड़े खूबसूरत हाथ नहीं है लड़कियों वाले मेरे। तो मैं हमेशा इसी तरह रही, गड्ढे ही पड़े रहे मेरे हाथों में, और खून हमेशा ही उस जगह पर। वो जो साल थे पढ़ाई के, लगातार खून बहता रहता था, और ये बहुत नॉर्मल हो गया था मेरे लिए। ये मैं आज, मुझे ये आपको बताने में मुझे ये लग रहा है कि ये बड़ी बात है, लेकिन तब बड़ा नॉर्मल हो गया था। ये रोज जो चीज़ें रोज की हो जाती हैं, बड़ी नॉर्मल हो जाती है। हाँ, तब भी यही था कि तब भी दोस्तों ने साथ दिया, और मैं जैसे ही मैं रिक्शे से उतरती थी, सहेलियाँ तैयार रहती थी, और अच्छे तरीके से तैयार रहती थी। एक तरह इस तरह तैयार रहती थी कि मुझे करना है, आज मुझे कंचन के साथ चलना है, तुरंत बैग ले लेना। मैं बैठ करके चलती थी, उसमें तो वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे साथ वो चलती रहती थी। क्लासेस हिंदी के, मैं आर्ट साइड थी, मैं साइंस साइड पढ़ना चाहती थी, लेकिन संजोग भी मेरे साथ ऐसे होते रहे कि जिस समय मुझे एडमिशन लेना हुआ, तो जस्ट पीछे एक दीदी पढ़ती थी, तो उनके ऊपर एसिड गिर गया प्रयोग करते समय। तो पिताजी ने पिताजी मेरे ज़्यादा किसी चीज़ पे जिद नहीं करते थे, वो मेरी हर डिमांड पूरी करते थे, लेकिन इस बात पे वो जिद पे अड़ गए कि नहीं, चीज़ें वैसे ही इतनी प्रॉब्लम में है, मैं साइंस साइड नहीं पढ़ने दूंगा, कहीं ये ना हो जाए। तो आर्ट साइड पढ़ती थी, तो लेकिन आर्ट साइड के क्लासेस ऊपर लगते थे,
मैं आर्ट्स, तो फिर मैं ऊपर नहीं जा सकती थी, तो साइंस साइड के जो क्लासेस थे वो नीचे थे, मुझे वहाँ बैठाया गया। मुझे इस बात का भी अफसोस होता है कि मेरी शायद बेसिक नॉलेज और अच्छी होती अगर मैं प्रॉपर उस तरह के क्लासेस करती, क्योंकि जो साइंस साइड के क्लास थे तो उसमें हिंदी, इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ यही मेरे कॉमन सब्जेक्ट थे। चलिए, ये भी कोई मतलब उस समय तो अफसोस होता था, अभी भी अफसोस होता है कि थोड़ा जनरल साइंस भी मैं नहीं पढ़ पाई, उस तरह से नहीं पढ़ पाई, तो चीज़ें उतनी स्ट्रांग नहीं रही। लेकिन इस बात का भी ठीक है कि हिंदी इंग्लिश मेरे पास थी और यही हिंदी इंग्लिश मुझे आगे ले गई। आज मैं हिंदी साहित्य में ही आपके साथ, अगर मैं हिंदी साहित्य में ना होती तो आप मेरे साथ क्यों होते। और इंग्लिश साहित्य से मैंने एमए किया, बाद में हिंदी साहित्य से भी किया, और नौकरी का जरिया भी यही हिंदी और इंग्लिश ही बने। हिंदी इंग्लिश से जो लोग भी पारंगत होते हैं या फिर उनके पास डिग्रीज होती है, उन्हें ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। तो मैंने फिर उसका एग्ज़ाम दिया और ईश्वर की दया रही कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा एसएससी के थ्रू निकल गया। मैं एसएससी से ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम पास किया और मैं ट्रांसलेटर बन गई। ऑल ओवर इंडिया में मेरी 334 लोगों ने क्वालिफाई किया था, उसमें ऑल ओवर इंडिया में मेरी जनरल में 24th रैंक थी और डिसेबिलिटी में तो फर्स्ट रैंक थी। तो कंचन जी, अभी एक जैसे बात हमारी एक थोड़ा फिजिकल डिसेबिलिटी या फिजिकल चैलेंजेस की तरफ जा रही है, और ज़्यादा बात हो गई तो इस पर एक हम थोड़ा आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे बचपन के तो आपने बताया किस्से, और वर्तमान में भी आप प्रेजेंट में गन्ना संस्थान में एज अ ट्रांसलेटर, गन्ना विकास निदेशालय में आप एज अ ट्रांसलेटर जॉब कर रही जी हैं। हाँ। अब जब आप जैसे ही बड़ी हुई और थोड़ा सोशल हुई, सोसाइटी के दायरे में ज़्यादा आना हुआ, लोगों के साथ मिलना हुआ, और इसके बीच में भी मैं एक और बात बता दूं कि इसके बाद मैंने महिला में पढ़ाई की, वो भी ऊपर ही चढ़ करके, वो भी क्लासेस ऊपर चढ़ते लगते थे। और इसके बाद डीबीएस डिग्री कॉलेज से मैंने इंग्लिश से एमए किया, वो भी ऊपर थे और वो बहुत सकरी सीढ़ियाँ थी उस समय तो, और उसमें गिरना ज़्यादा होता था। खैर, ये मैं बताना चाह रही थी कि इसके बाद जब मेरे एसएससी का जो रिजल्ट आया तो मेरी पोस्टिंग जो हुई थी वो आंध्र प्रदेश के भी ऐसे बॉर्डर पे हुई थी जहाँ बंगलौर शुरू होता था। तो 3000 किलोमीटर दूर यहाँ से मेरी पोस्टिंग हुई थी। और मेरी माँ ने तुरंत ढेर सारे प्रसाद चढ़ाए, खूब लड्डू चढ़ाए और खूब बंटवाया, और थोड़ी देर बाद कहा कि बिटिया तुमने कर लिया, लेकिन हम तुम्हें जाने कहीं नहीं देंगे। तो ये भी एक चीज। अब ये नया आप हर्डल्स की बात कर रहे हैं ना, तो हर्डल हर जगह था। अब ये नया शिगूफ आता है कि यार इतने दिन से पढ़ाई करी, सारी चीजें करी, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया और अम्मा कह रही हम जाने नहीं देंगे। प्रसाद भी चढ़ा दिया उसका, लेकिन जाने प्रसाद भी चढ़ा दिया क्योंकि तुमने में मेहनत करी थी। तो हमने अम्मा से पूछा कि अम्मा जब करना ही नहीं था तो इतने दिन से किताबें काहे मंगाती थी, जो कहते थे पढ़ाई, तो कहती तुम्हारा टाइम कैसे पास होता बेटे। तो ये हुआ। लेकिन खैर, इसके लिए भी ये हुआ कि पहली तो मैं भाई था, फिर मैंने बड़े भैया मेरे जो थे सबसे बड़े, अब नहीं है, मैंने उनसे कहा कि अम्मा मान नहीं रही हैं भैया जाने को। तो अम्मा भाई वो चूंकि बड़ी संतान थे और हम सबसे छोटी संतान थे, मेरी कुछ नहीं चलती थी, उनकी सब चलती थी। तो भैया ने अम्मा को तैयार किया और भैया ने अम्मा से कहा कि नहीं अम्मा, अगर वो ये नहीं करेगी तो करेगी क्या। दूसरों के ऊपर आश्रित होने से अच्छा है कि उसको हम लोग भेजेंगे, हम सपोर्ट में रहेंगे पीछे से, लेकिन वो कर लेगी। ये भरोसा उन्होंने मेरे ऊपर रखा। और मैं तब फिर उस समय की यात्रा, अब ये भी और भी बातों में बता दूं, 3 दिन की यात्रा होती थी भैया तब, ट्रेन से आना हाँ जाना सब। ट्रेन से। और यहाँ पे मैं 1 बजे बैठती थी, गोरखपुर चेन्नई एक्सप्रेस थी शायद।
वो जो यात्रा मैं करती थी कि मैं यहाँ से, मुझे गोरखपुर तो था पहले में, बाद में चेन्नई ही था। आई थिंक चेन्नई, गोरखपुर चेन्नई एक्सप्रेस थी वो यहाँ से 1 बजे मैं यहाँ से बैठती थी, 12-1 बजे, और सुबह वो मुझे 5 बजे, 5:15 बजे अनंतपुर स्टेशन था उस समय। अब तेलंगाना में आ गया है, तब आंध्र प्रदेश था। उस अनंतपुर के बाद बस एक पुट्टापर्थी स्टेशन था, और उसके बाद बैंगलोर। मतलब मैं कर्नाटक बॉर्डर पर मेरी पोस्टिंग हुई थी। वो उतनी दूर 3 दिन तक जाना। तब हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे, किसी के पास भी पैसे की तो अचानक से हो गया ये। हवाई जहाज तो बहुत बड़ी चीज होती थी ना पहले, तो हमारे लिए भी थी, और सेकेंड एसी भी बड़ी चीज थी। पिताजी खत्म हो चुके थे 1990 में, और माँ थी, माँ की पेंशन से चलता था जो कुछ भी चलता था। और माँ बहुत खुददार थी, और वो अपने ऐसा भी नहीं चाहती थी। वैसे तो मेरे 2 भाई थे और सपोर्टिव भाई थे, भाई दोनों ही सपोर्टिव थे, लेकिन वो कतई ये नहीं चाहती थी कि भाइयों के पैसों से मेरी चीजें हो। तो खैर वो मैं जाती थी, और ये जो मतलब आज फ्राइडे में, सैटरडे में बैठती थी, और 24 घंटे वो बीते संडे को, और फिर वो एक तरह से कितनी 36 घंटे की यात्रा करती थी मैं 3 दिन। और वॉशरूम आज भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, तो वॉशरूम तो आज भी नहीं साफ होते हैं उसके। मैं 3 दिन तक बिना पानी के जाती थी। ये जो तीज और करवा चौथ की बड़ी तारीफें होती हैं ये मैं वो जो सफर करती थी, तो मैं 3 दिन तक बिना पानी के मैं जाती थी। ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल एक घूंट पानी नहीं पीती थी, कि जब दम ही लगता था अब कुछ नहीं चलेगा तो एक घूंट पानी पी लेती थी। तो इस तरह से ये समय था वो। ये मेरी पोस्टिंग हुई थी 2001 दिसंबर। मैंने 1 दिसंबर को यहाँ से किया था, और 3 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया था। तब मुझे नहीं पता था कि ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे होता है। लेकिन चलो अच्छा है कि अब मुझे पता चल गया। मेरी बुक भी 3 दिसंबर को ही लॉन्च हुई है। ये भी तो मैम ने इसको वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के दिन ही किया। तो ये भी एक संघर्ष रहा, और फिर वहां पर जाना, वो एक अलग ही जगह जहाँ पे ना लोग, ये ऑफिस में तो सभी जानते थे, लेकिन जिस माहौल में रहना था उसमें ना हिंदी जानते थे ना इंग्लिश जानते थे। लेकिन बड़ा मजा आया कि धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मैंने थोड़ी इंग्लिश सीखी, मैंने उनसे तो तेलुगु सीखी, और उन लोगों को हिंदी समझ में तो आती थी, बोल नहीं पाते थे। तो बड़ा मजा आता था कि वो लगातार तेलुगु में बोलते थे और मैं लगातार हिंदी बोलती थी, और बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन होता था। तो ये सारे चीजें भी उन संघर्षों में रही। तो वहाँ मैं 1.5 साल तक रही। 1.5 साल बाद मेरा ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर के बाद मुझे कानपुर में कोई पोस्ट नहीं थी एग्रीकल्चर में, तो फिर लखनऊ भी सबसे पास में था, तो लखनऊ में मैंने लिया, ज्वाइनिंग ली। और वहाँ अभी अलीगंज में गन्ना विकास निदेशालय, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है, वहाँ में ट्रांसलेटर। तो कंचन जी, बात ये चल रही थी कि जैसे जैसे आप बड़ी हुई, तो सोसाइटी का जैसे जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है या कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो सोसाइटी का उसकी तरफ क्या रुझान था? सोसाइटी की तरफ से क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते थे? या अब जैसे आजकल सोशल मीडिया का चलन इतना ज़्यादा है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें लोग साझा करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये देखा है कि लोग सपोर्टिव होते हैं, बट एक वर्चुअली सपोर्ट करना जहां पर कोई हमारा फिजिकल अटेम्प्ट नहीं लग रहा है, और एक एक्चुअल लाइफ में सपोर्ट करना, दोनों में डिफरेंस है, 2 अलग अलग चीजें हैं। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज को आप कैसे देखती हैं? क्या सोसाइटी का रिस्पॉन्स रहा, क्या सपोर्ट रहा, या आपने क्या क्या चीजें देखी कि चैलेंजेस आते हैं? पहली बात तो यही बहुत बड़ी गलत फहमी है कि लोग सपोर्टिव होते हैं। सपोर्टिव का तो उदाहरण मैंने आपको अभी दिया
बड़े बड़े लोगों का दिया, बड़े संवेदनशील लोगों का दिया, जिन लोगों के नाम पे कॉलेज चल रहे हैं शहर जिनके में। नाम पर कानपुर का इतिहास लिखा गया, मैंने उनके आपको उदाहरण दिए। तो ये सपोर्ट तो ऐसा ही सपोर्ट है। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोगों का भी सपोर्ट मिला। उसी स्कूल में, उसी कॉलेज की बात मैं कर रही हूँ जिस कॉलेज में मुझे उन्होंने नहीं रखने दी व्हील चेयर। बहुत बड़ी बात नहीं थी, व्हील चेयर रखने की बात थी, मैं बनवा रही थी। उसी कॉलेज में शशि पांडे मेरी म्यूजिक टीचर, उनका सपोर्ट मैं जीवन भर नहीं भूल सकती कि उन्होंने मुझे जगह जगह बहुत, उनके कारण मैं उस 4 साल तक उस स्कूल में पढ़ सकी। हमेशा उन्होंने ये ख्याल रखा कि कंचन आएगी तो कैसे चीजें करना है। और म्यूजिक, उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम म्यूजिक लो। तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि मैं म्यूजिक में मतलब ठीक हूँ, मैं गाना गा सकती हूँ, ये मुझे मालूम नहीं था। और मैं गा भी नहीं पाती थी, एक्चुअली मैं अच्छा गाना गा भी नहीं पाती थी। ये शायद उन्हीं का आशीर्वाद रहा कि मैं फिर थोड़ा बहुत ठीक गाने लगी। और फिर इसके बाद मैंने प्रभाकर भी किया, म्यूजिक से प्रभाकर किया उनके कहने से। तो वहाँ ये भी ऐसे भी लोग थे जो कि, और वो मुझे शाम को उनकी कोचिंग चलती थी तो वो मुझे उस कोचिंग में बुलाती थी। तो वो कोचिंग तो क्या नाम की कोचिंग थी कि उसमें हमें तो नहीं लगता कि कोई उनको पैसे देता था, बल्कि वो जरूर शाम को आरती वारती करके प्रसाद जरूर बांटती थी। तो ऐसे लोग भी मिले। लेकिन हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि कोऑपरेशन, अब धीरे धीरे तो चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, हमारे जैसे लोग अपनी बातें कह रहे हैं और खुल कर कह रहे हैं, और हम आप बैठ करके गरिया रहे हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा किया है, तो थोड़ी जानबूझ के गरिया रहे हैं कि थोड़ी आंख में शर्म आए, तो वो अलग बात है। तो अच्छे लेकिन सपोर्ट बहुत कम मिलता है। क्या होता है कि आप, सबसे बड़ी बात होती है, आप जैसे मैं स्कूल में जब जाती थी, मैं कॉलेज जाती थी, एक लंबा जहाँ से स्कूल का एंट्रेंस है, कॉलेज का एंट्रेंस है, जहाँ मैं रिक्शे से उतार दी जाती थी बड़े वाले गेट से, उसके बाद अपने क्लास तक मैं जाती थी। और तब उस बीच में लोग मुझे बस ऐसे लाइन से यूं खड़े होकर के देखते रहते थे, मतलब बस देख रहे हैं, मैं चल रही हूँ और आप देख रहे हैं। मुझे आपका सपोर्ट नहीं चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं आप करिए, लेकिन आप जब देख रहे हैं ना, तो मुझे ये फील हो रहा है कि मैं कुछ अजीब प्राणी हूँ। और तब मुझे ये फील हो रहा है कि मैं ये जो जमीन पे चल रही हूँ, ये बड़ा कुछ ऐसा कर रही हूँ कि जो बड़ा दया की चीज है। मुझे देख के लोगों को दया आ रही है और मैं कुछ बहुत अजीब सा कर रही हूँ। तो ये चीज जो आप कह रहे हैं, ये बहुत आपको डिस्टर्ब करता है। क्लासेस में भी साइकोलॉजी और उसकी एजुकेशन एक साथ नहीं लिए जा सकते थे। अभी भी पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, एजुकेशन और साइकोलॉजी नहीं लिए जा सकते थे। मैंने एजुकेशन लिया था। तो जब एजुकेशन की क्लास होती थी तो साइकोलॉजी की क्लास वहाँ पर होती थी, तो एजुकेशन की लड़कियां वहाँ से निकल जाती थी। क्योंकि मैं नहीं निकल पाती थी, तो मैं बैठी रहती थी। इस बात के लिए मैम ने एक बार मुझे बोला कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने बताया कि मैम वो साइकोलॉजी है, मेरा एजुकेशन है, लेकिन मेरे पैर में दिक्कत है और इस कारण से नहीं निकल पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई भी एजुकेशन का स्टूडेंट नहीं बैठेगा, आपको निकलना होगा। फिर वही बात है कि मेरी फ्रेंड थी रचना, वो तुरंत खड़ी हुई, कही मैम उसके साथ प्रॉब्लम है, वो कहाँ चली जाए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे बात की, तुम बैठ जाओ, और मुझे कहा कि तुमको कल से निकलना है।
अब वो मतलब आप चाहते हैं कि ना रोएं, आप दया के पात्र नहीं बनना चाहते हैं कि रो करके एकदम, लेकिन ऐसा हुआ और आ गई रुलाई। और दूसरे दिन से मैं क्लास के बाहर, फिर मेरी फ्रेंड्स क्लास के बाहर मेरे लिए चेयर डाल देती थी, तो मैं निकल करके उतनी देर में वहां बैठती थी। इस तरह के मतलब ये टीचर्स का है। मैं छोटी थी तो मेरे एक टीचर थे, तो उन्होंने कहा, तो राइटिंग के लिए उन्होंने बोला कि राइटिंग अच्छी नहीं है, ऑब्वियस सी है बात है कि वो तो कहा ही जाएगा राइटिंग नहीं अच्छी। दूसरे दिन मैं गई तो उन्होंने कहा कि ये पैर तो तुम्हारे खराब ही हैं, एक दिन हाथ भी, तो क्या हाथ भी खराब है? हाथ में भी पोलियो है जो इस तरह से करती हो? तो ये इस तरह के जो आप सपोर्ट कह रहे हैं, ये टीचर्स की तरफ से मिलते थे, ये कभी मुझे उनकी तरफ से नहीं मिले। एक और दूसरी घटना है कि मैंने म्यूजिक कंपटीशन में भाग लिया था और मुझे वो 3rd प्राइज मिला था। मुझे 3rd प्राइज दे करके जो मैम जिन्होंने दिया, क्योंकि मुझे बैठ करके ही लेना था, तब तक मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, मैं 3rd प्राइज ले करके और वो मुड़ी और वो मेरे ही ऊपर अपनी सैंडल सहित पैर रख करके और चली गई, और वो मेरा पैर लहूलुहान हो गया। उन्होंने पलट के ये नहीं देखा कि उनका पैर किसी पावदान पे पड़ा है या किसी लड़की के पैर पे पड़ा है, जबकि उन्होंने मुझे उसी समय इनाम दिया था। मैं ऐसी चीज नहीं दी कि मैं बिल्कुल ही ऐसी थी कि इग्नोर करेगा। तो ये सपोर्ट की जहाँ बात कर रहे हैं तो वो ये इस तरह का है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो कहीं भी आपको नहीं इस तरह से मिलता है। आप जब मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं तो आपको मेन स्ट्रीम की ही तरह आपको ये कंसेशन नहीं मिलता है कि आप ऐसे हो गए। मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी, इलेक्शन ड्यूटी लगा दी गई थी। मैं बहुत देर तक, मैं 2 दिन 3 दिन तक गई डीएम के ऑफिस बाहर, अंदर तो जा नहीं सकती थी, जाने का तरीका ही नहीं था, कैसे जाती। बहुत बार कहने पे डीएम साहब बाहर आए, मैंने बताया कि सर ये कंडीशन है मेरी और मैं नहीं कर पाऊंगी ड्यूटी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे नाम पीछे लगे हुए हैं और ड्यूटी में किसी का नाम नहीं कटना है। नहीं कटना था तो नहीं कटा। ये एलडीए में जो वो है, एलडीए का जो सीएमएस है, वहां पर उसकी ट्रेनिंग होती थी। उसमें जो नॉमिनेशन पहले करवाना था और इसके बाद ट्रेनिंग लेनी थी। नॉमिनेशन क्या कहते हैं उसे, ग्राउंड फ्लोर के नीचे जो बेसमेंट, हाँ बेसमेंट में था। जो साइन करके नॉमिनेशन करना था वो बेसमेंट में था और ट्रेनिंग फर्स्ट फ्लोर पे थी। अब आप सोचिए, कुछ भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं था और चिकनी जमीनें थी। मैं जब नॉमिनेशन कराने गई, जहाँ मैं सिग्नेचर करने गई, तब तक मैं 3 बार गिरी और मैंने उनसे जाकर के कहा कि सर ये कंडीशन है और आप हो सके तो ट्रेनिंग के लिए मुझे आप वो मत करिए कि मैं फिर अब ऊपर जाऊं ट्रेनिंग के लिए। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि, तो भाई मैंने उनसे कहा कि, तो उन्होंने कहा कि आपको लगता है आप ही परेशान हैं? तो मैंने कहा, मैंने बताया उनसे कि मैं 2-3 बार गिर गई हूँ तो ऐसे। तो उन्होंने कहा आपको लग रहा है आप ही परेशान है? भाई मैडम 2 दिन से मैं यहाँ सोया नहीं हूँ, मेरी ये हालत है। तो मुझे भी लगा कि वही ज्यादा परेशान है। तो इस तरह की घटनाएं जो आप पूछ रहे हैं तो वो यही रहा, ऐसे तरह। कंचन जी, अब हम किताब की ओर बढ़ते हैं। एक तो ये जानना चाहेंगे कि जैसे बचपन से ही आपने बताया पोइट्री की और कविताओं की ओर रुझान था, तो
किताब लिखने का आइडिया कैसे आया और कब आपने तय किया, और इस किताब में क्या क्या चीज़ें आपने रियल लाइफ से कंसिस्ट की हैं और क्या चीज़ें एक्सपीरियंस हैं या क्या चीज़ें आपने देखी सोसाइटी में जो एक किताब के रूप में हमारे सामने आई? किताब की तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा सोचता नहीं है कि किताब लिखेगा, या फिर हर व्यक्ति सोच लेता है कि किताब लिखेगा, दोनों चीज है ना। तो पहले तो मैं कहानियां लिखती रही थी, शुरुआत तो मैंने गीतों से की थी, और गीत ही लिखती थी, कविताएं लिखती थी, और इसके बाद कुछ मंचों पर भी शिरकत की। और ज्यादातर मुझे ये नहीं लगता था कि मैं इसमें आऊंगी। मैं अगर किताब के बारे में सोचती थी तो मैं अपने काव्य संकलन के बारे में ही सोचती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कहानी संकलन लेकर के आऊंगी। तो कहानी तो अचानक से जब मुझे लगता है कि जिंदगी के दो पार्ट होते हैं। एक आपका भावुकता से भरा हुआ पार्ट होता है जिंदगी का, और दूसरा आपका प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट होता है। तो जब आप प्रैक्टिकल होने लगते हैं तो फिर आप कहानी की ओर बढ़ते हैं, तब चीजों को आप उसी तरह से। और भावुकता वाला जो समय होता है वो कविताओं का था। तो वो जब खत्म हुआ तो मैंने कहानी वैसे इसमें जो पहली कहानी थी वो तो बहुत पहले लिखती थी। कहानियां कभी ऐसे ऐसे लिखती थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे हो जाऊंगी, ये हो जाएगा। कहानी मैंने 2011 से मैं पहली कहानी पब्लिश हुई, और धीरे धीरे मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं लिख पाती हूँ। मैं कुछ भी मैं बहुत जल्दी नहीं कर पाती हूँ। मैं मतलब बड़ा समय लगता है। दो कारण है उसके। एक तो फिजिकल कारण भी है कि बैठने में भी दिक्कत होती है, अचानक एक साथ बैठना। ऑफिस भी करती हूँ तो ऑफिस में 9 घंटे 10 घंटे 8 घंटे पूरा बैठना, आना जाना सब मिला करके 10 घंटे हो जाता है। इसके बाद घर आने के बाद हिम्मत नहीं होती है। तो एकदम जिस समय एकदम ये हो जाए कि आप बस लिख ही देना है, उसी समय लिख पाती हूँ। तो इसलिए थोड़ा धीमे लिखती हूँ। कि तो इस तरह से किताब पहले तो शुरुआत में जो भी कहानियां लिखी वो मेरी वैसी थी, मतलब समाज से सामाजिक कहानियां, जो भी मैंने देखा, जो भी समाज में देख रही हूँ वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहानियों में सच्चाइयां हों, या फिर ऐसा कि सामाजिक सच्चाइयां हैं, लेकिन इसको ये माना जाए कि सच्ची कहानियां हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बार लोगों ने सोचा है ऐसा। जैसे तुम्हारी लंगी के लिए किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आपने कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए हैं, तो मैंने किसका, कि उसमें जो विक्रम है। तो हमने कहा भाई उसमें 9 कहानियां हैं और मैंने सबके नाम चेंज करे हुए हैं। तो वो वैसे भी मैं कहानी में जो नायिका है वो अमेरिका जाती है, वह मैं कभी अमेरिका नहीं गई हूँ, वो मेरी कहानी नहीं है। हाँ, उसमें कुछ कहानियां हमेशा ही सच्चाई और कल्पनाओं का मिश्रण होती हैं। तो हाँ, ये सच है कि मेरा उसमें कहीं कुछ चीज़ें हैं कि मैं कहीं फिसल गई हूँ, या मुझे क्लास अटेंड करने को नहीं मिला है। वो सारी 2-3 एक वही तुम्हारी लंगी ही कहानी है जिसमें मैंने कुछ सच्चाइयाँ अपने जीवन की लिखी हैं। कुछ सच्चाइयाँ, वो कॉलेज लाइफ पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो भी मैं ना लिखती, मैंने कहानी उठा करके बंद कर दी थी। लेकिन मनीषा खुशरेश दीदी, जो कि बहुत सीनियर राइटर हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं कंचन, इसमें तुम्हें अपने भी अनुभव लिखने चाहिए। तो मैंने कुछ अनुभव उसमें अपने लिखे। बाकी तो ज्यादातर कहानियां सामाजिक कुरीतियों पे, क्या कहें कि सामाजिकता से ही संबंधित है। और ये इसके सब्जेक्ट अलग अलग हैं। हर कहानी मैंने कोशिश करी है कि जो पहले लिखी गई हूँ वो कहानी ना हो। कि मेरी 2 कहानियां तो विकलांग विमर्श पे है, पहली और आखिरी, वो जो मैं करना भी चाहती थी और आगे भी मैं करूँगी। विकलांग विमर्श पर ही मैं लिखूंगी, क्योंकि इस पे खुल करके बात करना कोई पसंद नहीं करता है। लोग विकलांग ही नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बड़ा कमजोर हो जाए, मतलब अपने को कमजोर सिद्ध करना हो जाएगा, इसलिए वही नहीं करना चाहते हैं। तो
अभी इसलिए विकलांग विमर्श पे तो लिखा ही है। साथ ही बहुत सारी कहानियां हैं, 9 कहानियां हैं, अलग अलग तरह की कहानियां हैं। एसिड अटैक पे कहानियां हैं, एक कहानी एसिड अटैक पर है, वैवाहिक बलात्कार पर एक कहानी है, एक कहानी सरोगेसी पर है, और एक कहानी सेक्स वर्कर पर है। उसको भी मैंने अलग तरीके से लिखा है कि कोशिश करिए कि उसको अलग तरीके से लिखूं, कि ज़रूरी नहीं है कि एक सेक्स वर्कर या तो मजबूर होकर के ही जाए इसमें, और या फिर उसका मतलब और ही कोई कैरेक्टर ही उसमें वो कोई प्रोफेशन की तरह भी इसको चुन सकता है। तो उसको इस तरह से वो भी लिखी है इसी तरह से, मतलब ज़्यादातर। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो भी कहानियां हैं वो महिला विमर्श की कहानियां ज़्यादा हैं। कंचन जी, किताब जो कहानियां इसमें हैं तो उसको नॉर्मल कागज के ऊपर लिखना और वहां से लेके उसके किताब के रूप में पब्लिश होने तक का सफर कैसा रहा? वो उसको बहुत संघर्ष में तो मैं नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन ये बस रहा कि मैं बहुत आलसी टाइप की लड़की थी और थोड़ी इस मामले में संकोची थी कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से इस विषय में बात करना मेरे लिए बड़ा संकोच वाली बात हो जाती थी। तो कहानियां वैसे भी धीरे धीरे ही आई। 2011 से कहानी शुरू हुई, 2016 में कहानी संग्रह ने अपना पूरा ले लिया था, जो भी आकृति थी वो ले ली थी। 2016 में ये पूरी हो चुकी थी, लेकिन 2016 के बाद 2020 में ये कहानी आई, क्योंकि मैं बहुत मतलब संकोच करती थी कि कहाँ भेज दूँ, मना कर दिया जाएगा, मैं कौन सी बहुत बड़ी वो हूँ। तो वो तो इस तरह ही से चला कि इसमें मैंने लिखा भी है कि मैंने एक आध बार कभी किसी बड़े प्रकाशन से बात की थी, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा रूखा सा जवाब आया, तो बस उसके बाद मैं शांत हो गई। और मैं इस मामले में मैं कह सकती हूँ कि मैं उतनी एम्बिशियस नहीं हूँ। मतलब पब्लिश होना तो सबको अच्छा लगता है, लिख रही हूँ तो पब्लिश होना क्यों नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कहीं से भी मुझे थोड़ी सी भी रुखाई मिले और मुझे ऐसा लगे कि मुझे अपना मान सम्मान रख करके और ये काम करना होगा, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। पता नहीं ज़्यादातर लोगों को इससे ही ऐसा होता होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ज़्यादातर कहानीकार ऐसे ही होते हैं जो वो क्यों अपना मान सम्मान रखेंगे, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी। मैं किसी के बहुत ज़्यादा, तो ये था। इसके बाद मैंने इस कहानी में इसमें जिक्र भी किया है, इसमें आभार जहाँ लिखा है वहाँ पर मैंने जिक्र भी किया है कि मैंने नहीं बात करी इसके बाद किसी से। गौतम राजर्षि मेरे धर्म भाई, और धर्म भाई तो मुझे अब मतलब छोटा शब्द लगता है उनके लिए, बस भाई ही हैं, तो मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने ही इसके लिए, शायद संपादिका ने उनसे कभी कुछ सलाह मांगी होगी, तो उन्होंने कहा होगा कि कंचन चौहान की कहानियां लिख रही हैं, अगर आपको लगे तो आप उनकी कहानियां देख सकती हैं। और मैंने फिर भेजी और उन्होंने एक बार में ही उन्हें ठीक लगी अब कहानी। कंचन जी, अब तो किताब पब्लिश हो चुकी है, एक एज अ पब्लिश्ड ऑथर हैं अब आप, तो जो फर्स्ट टाइमर जो लोग बुक लिख रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन होंगे आपके? पोइट्री में हो, पोइट्री तो आपका पुराना स्नेह है, पोइट्री से हम सब बताया भी आपने, और प्रोज में आपकी गद्य फॉर्मेट में आपकी किताब आई है, तो दोनों ही विधाओं में अगर कोई फर्स्ट टाइमर बुक लिख रहा है और पब्लिश करवाना चाह रहा है, तो फर्स्ट टाइम राइटर्स के लिए क्या आपके सजेशंस होंगे? कोई सजेशन नहीं, जबरदस्ती का कोई ज्ञान नहीं। ये सारा ज्ञान है, जबरदस्ती का ज्ञान है।
इससे में कुछ नहीं चलता है कि मैं कह दूं कि आप बहुत अच्छे से लिखिए और मेहनत से लिखिए और बड़ा ज़रूरी होता है, लगन बड़ी ज़रूरी होती है, ये ज़रूरी होता है, वो ज़रूरी है। भाई देखो, कुछ ज़रूरी नहीं होता है, आदमी लिखता है और हर व्यक्ति मन से लिखता है। अगर वो मन से लिखता है तो एक ना एक दिन रिकॉग्नाइज किया जाता है। थोड़े दिन बाद हो सकता है कि थोड़े दिन बाद रिकॉग्नाइज किया जाए, लेकिन रिकॉग्नाइज किया जाए। अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो आप रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। और बहुत सारे लोग, हाँ, मुझे इस बात का भी अफसोस है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं लेकिन नहीं रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं। वो आप ये भी बात सच है कि अपना प्रचार करना आना भी अब कुछ लोगों को खराब लग सकता है। ये बात मैं खुल करके कह रही हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात खराब लगे, लेकिन अब सबके साथ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ ही ये लागू है। लेकिन अपना प्रचार करना भी आना शायद ज़रूरी अब मुझे लगता है कि लोगों को आना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं लेकिन अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। और अपने को एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं तो उनकी जो क्वालिटी है वो वेस्ट जा रही है। लेकिन मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप अपना प्रचार कीजिए, लेकिन मतलब जबरदस्ती का मैं क्या ज्ञान दूँ इसमें। आप अच्छा लिखते हैं और अच्छा क्या लिखते हैं, बहुत बार बहुत बुरा लिखने वाले भी हम बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। तो ये जबरदस्ती का ज्ञान है, मुझे बिल्कुल नहीं देना इस बारे में कोई ज्ञान नहीं देना। जब आखिरी सवाल की ओर बढ़ेंगे कंचन जी, और ये जानना चाहेंगे कि कई बार हम ये देखते हैं कि सोसाइटी में लोगों के पास एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक्सक्यूजेस में अब कि मेरे पास अगर ये होता तो फिर मैं ये कर लेता, या ये चीज थोड़ी इस तरीके से मिलती तो जो आज मेरे पास रिजल्ट है, जो उसका आउटपुट मेरे पास निकला है, वो थोड़ा और ज्यादा बेटर होता। तो इसके ऊपर कुछ आपके थॉट, इसके लिए आप क्या कहेंगी? आपकी पर्सनल जो सजेशन क्या, पर्सनल जो थॉट है आपका इस बारे में? पर्सनल थॉट क्या है, वो तो जिसके साथ जो नहीं होगा वो होगा, मैं भी कहूंगी। अब अभी तक मैं नहीं छपी हूँ तो मैं भी कहूंगी। ये तो ये बड़ा मतलब नेचुरल सा, ये सारी सब चीजें नेचुरल चीजें हैं, इसमें बिल्कुल भी बनावटीपन डालने, अब फिर इसमें ज्ञान डाल दें, अभी ज्ञान में कह दें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सक्यूज कुछ नहीं होते। भाई हमारी भी किताब नहीं छपी, हमारी भी इतने दिन से नहीं छप रही थी, हम भी कह रहे थे कि अरे क्या बताएं, हम अभी फलाना नाम होता हमारे साथ, फलाना ठिकाना नाम होता तो हम भी हो गए होते। ये आदमी का फ्रस्ट्रेशन होता है यार, कहा क्या बोले, क्या हुआ, आखिर क्या बोले। एनीवे, इन सब चीज़ों से कुछ, अब इसको अगर मजाक में लो या वो भी जैसे भी लो, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं, एक्सक्यूज अपने आप आ जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बस सही है कि ये अगर आपके अंदर है तो फिर आपको पलक पर आना है। ये ऐसा बहुत कम होता है कि अगर आपके अंदर जो क्या कहते हैं, जो मेन ऊर्जा है, मुख्य ऊर्जा है, वो समय लेगी लेकिन आएगी सामने। और एक्सक्यूज तो देने का हक है भाई अपना, नहीं हो रहा है तो देंगे, नहीं तो कैसे, अपने को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए। तो फिलहाल मुझसे ज्ञान टाइप की बात कुछ ना होगी। मुझे किसी को कोई सजेशन नहीं देना है। मुझे बस ये मालूम है कि मुझसे जूनियर भी, हर व्यक्ति बहुत, अगर उसे छपने का या फिर उसे लिखने का जुनून है तो वो लिख रहा होगा, बहुत अच्छे से लिख रहा होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी किताब आई है या नहीं आई है, वो लिख रहा है। वो अपने आप को लिखने से नहीं रोक सकता है, और अगर नहीं रोक सकता है तो मेरे ख्याल से एक दिन वो, उसको छपने से भी कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरी बात कि अगर छपने से नहीं रोक सकता है तो एक दिन उसको फेमस होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। बहुत सारे लोग अपने मृत्यु के बाद ज़्यादा जाने गए हैं। तो मैं तो शुभम यही कहूँगी कि मुझसे किसी भी प्रकार के ज्ञान की उम्मीद मत रखो। मैं बहुत नॉर्मल सी लड़की हूँ, बड़ी नॉर्मल लाइफ जी है,
और इसी सहजता के साथ जी करके, और ये कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं हो गया है। 2011 में कहानी लिखी, 2020 में 9 साल में अगर ये आ गया, ये कोई बहुत बड़ा, हमने कोई झंडा भी नहीं गाड़ दिया, तो इसके बाद हमको कोई अधिकार भी नहीं है कि मैं इस तरह की बातें करूं। तो ये थी हमारे साथ कंचन सिंह चौहान जी, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे थे उनकी पहली किताब तुम्हारी लंगी पर, और कुछ सामाजिक और सोशल बातों पर भी चर्चा हुई, उनके बचपन के बारे में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, और लाइफ के अलग अलग फेजेस के बारे में हमने जाना। और आखिर में इसी के साथ मैं शो को ख़त्म करूँगा, कंचन जी को किताब की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए। बहुत 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 धन्यवाद शुभम। वैभव जी हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मुझे उनका नाम याद आ गया, लेकिन शुभम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत दिन से एक दूसरे को फेसबुक पर जानते थे, बहुत दिन से हमारा मिलना डिले हो रहा था, इस लॉकडाउन ने मिलना रोक रखा था। इसी बहाने मुझे आज आपकी भी किताब मिलेगी, लगे हाथ मुझे आपकी किताब भी मिल जाए भाई, पहुंचा दो मुझ तक। हाँ तामीर, क्या तामीर, शुभम, तामीर ना, तामीर ही तो बोल रही हूँ, तामीर शुभम द्वारा। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा रहा कि एक साथ हमारे बीच ये निश्चित हुआ था कि इसको मैं, क्योंकि हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं, और हमारे बीच ये निश्चित हुआ था कि इसे हम बाई हैंड ही लेंगे इसे, नहीं तो ये मैं कब की अपने पास मंगा सकती थी। तो थैंक यू सो मच आपको भी, और इस किताब के लिए भी, और यहाँ आने के लिए और इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये थी हमारी बातचीत कंचन सिंह चौहान जी के साथ, और किताब के लिए उनको शुभकामनाएं, और भविष्य के सारे प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए न्यूज़ क्रांति के साथ जुड़े रहने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आसपास और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।